हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 या अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। तो सबको क्वेश्चन दिख रहा है? तो हमारे फिर से वही काम, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसे समझते हैं, राइट, फिर फॉर्मेट रेडी करके एडजस्टमेंट्स पढ़ के टिक मार्क करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्या कहा उन्होंने? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू राधा कृष्ण चैरिटेबल हॉस्पिटल पुणे, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो वेरी क्लियरली कहा है उन्होंने, राधा कृष्ण चैरिटेबल हॉस्पिटल पुणे का है, उन्होंने कहा है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। मतलब हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है एंड बैलेंस शीट भी बनाना है कि नहीं? तो एज यूजुअल क्वेश्चन है कि हमें दो ही चीजें बनानी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। किसके लिए बनाना है? राधा कृष्ण चैरिटेबल हॉस्पिटल पुणे, राइट। कौन से ईयर के लिए बनाना है? फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, यानी कि आपका करंट ईयर इज 1920। मार्च 2020 को ईयर एंड हो रहा है, मतलब 1 अप्रैल 2019 को ईयर स्टार्ट हुआ, यानी कि 1920 इज आवर करंट ईयर। तो इस करंट ईयर के लिए हम पहले बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो सब लोग ड्रॉ करो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ड्रॉ करो, बैलेंस शीट ड्रॉ करो। अगर आपने ड्रॉ किया है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के ऊपर टाइटल हमेशा लिखना है आपको, किसके लिए बना रहे हैं हम? इन द बुक्स ऑफ राधा कृष्ण हॉस्पिटल पुणे। उसके नीचे हम क्या लिखेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 एंड उसके नीचे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 एंड नीचे बैलेंस शीट भी हम उसी प्रकार बनाएंगे जैसे हम हमेशा बनाते हैं, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2020। तो सबका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रेडी है, बैलेंस शीट रेडी है। आगे बढ़ते हैं, फिर से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, राइट। अब यहां पर क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो, ऊपर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, एज यूजुअल रिसिप्ट एंड पेमेंट आपके क्वेश्चन का हिस्सा होगा ही। नीचे उन्होंने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन इस बार एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको फिर से टेबल फॉर्म में दिए है, जहां पर वो कह रहे हैं पर्टिकुलर्स 1 अप्रैल 19 यानी कि साल के शुरुआत वाले डेटा एंड 31st March 2020 यानी कि साल के एंड वाला डेटा, राइट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एंड उसके नीचे भी लास्ट लाइन पर उन्होंने कहा है कि प्रोवाइड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट। मतलब वी कैन से दो हिस्सों में क्वेश्चन है, एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन है, बस, राइट, और कुछ नहीं दिया उन्होंने। तो अब हमारा अगला काम क्या है? तो हम एडजस्टमेंट पढ़ते हैं एंड उसके लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट पे जहां जरूरी होगी वहां पर हम टिक मार्क करते हैं। तो एडजस्टमेंट या एडिशनल इंफॉर्मेशन का जो टेबल है, उस टेबल के मैं एक आइटम पढ़ता हूं। तो जो टेबल में पहला आइटम आपको दिया है वो दिया है सब्सक्रिप्शन ड्यू। सब्सक्रिप्शन आपका इनकम होता है, सब्सक्रिप्शन एनपीसी का हमेशा इनकम होता है। तो सब्सक्रिप्शन ड्यू का मतलब है पिछले साल यानी कि 1 अप्रैल 2019 को 310 रुपीज सब्सक्रिप्शन के आने बाकी थे, एंड इस साल के एंड में दैट इज 31st March 2020 को सब्सक्रिप्शन के 350 रुपीज अभी भी आने बाकी है। गेटिंग इट? मतलब देयर आर टू एडजस्टमेंट ऑन सब्सक्रिप्शन। 1 अप्रैल 2019 को 310 रुपया सब्सक्रिप्शन ड्यू था, यानी कि सब्सक्रिप्शन के पिछले साल के 310 रुपए आने थे, एंड 31st March 2020 को यानी कि इस साल के एंड में अभी भी 350 रुपीज सब्सक्रिप्शन के पैसे आने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? रिसिप्ट साइड में मुझे जो सब्सक्रिप्शन दिया है उस पर 2 टिक मार्क करूंगा। पिछले साल के सब्सक्रिप्शन के लिए 1 टिक मार्क, इस साल के सब्सक्रिप्शन के लिए 1 टिक मार्क। तो मैं सब्सक्रिप्शन पर टोटल 2 टिक मार्क करूंगा, राइट। उसी के नीचे एडजस्टमेंट में उसी के नीचे सेकंड आइटम कहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो फिर से सब्सक्रिप्शन पिछले साल आपको एडवांस मिला था 600 एंड इस साल आपको एडवांस मिला है 150। गेटिंग इट? पिछले साल आपको कितना सब्सक्रिप्शन एडवांस मिला था? 600। इस साल कितना सब्सक्रिप्शन एडवांस मिला है? 150। तो ये किस पर टिक मार्क करना पड़ेगा इसके लिए? तो फिर से सब्सक्रिप्शन पे और 2 टिक मार्क करूंगा। तो रिसिप्ट साइड में जो सब्सक्रिप्शन है उस पर और 2 टिक मार्क करो, एक पिछले साल के एडवांस के लिए, एक इस साल के एडवांस के लिए। मतलब सब्सक्रिप्शन पे टोटल 4 टिक मार्क्स हो गए, राइट। पहले एडजस्टमेंट के लिए 2 एंड दूसरे एडजस्टमेंट के लिए 2। चलते हैं थर्ड एडजस्टमेंट। तो तीसरी एडजस्टमेंट उन्होंने दी है आपको स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1 अप्रैल 2019 8,000 एंड 31st March 2020 11,000। बीइंग ये चैरिटेबल हॉस्पिटल है, इन्होंने दवाइयाँ खरीदी होगी। पिछले साल जो दवाइयाँ खरीदी है उसमें से 8,000 रुपए की दवाइयाँ अभी भी बाकी है, एंड इस साल के एंड में 11,000 की मेडिसिन अभी भी हमारे पास बाकी है जो हमने यूज नहीं की है। तो जो पिछले साल की बची हुई मेडिसिन है उसे हम क्या करेंगे? पिछले साल से इस साल लेके आएंगे और इस साल यूज करेंगे, और इस साल के एंड में जो मेडिसिन बची है उन्हें इस साल से अगले साल लेके जाएंगे
करेंगे और अगले साल यूज करेंगे। तो इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, तो पेमेंट साइड में चेक करो, इज देयर एनी मेडिसिन या मेडिसिन परचेस या मेडिसिन एक्सपेंसेस दिख रहा है क्या आपको। तो मुझे पेमेंट साइड में पहला आइटम दिख रहा है मेडिसिन परचेस, तो उस मेडिसिन परचेस पे 2 टिक मार्क करो, एक पिछले साल के स्टॉक ऑफ मेडिसिन के लिए टिक मार्क एंड दूसरा इस साल के एंड में जो स्टॉक ऑफ मेडिसिन बचा है उसके लिए। तो मेडिसिन परचेस पे मैंने क्या किए, 2 टिक मार्क दे दिए। तो सबने 2 टिक मार्क दे दिए मेडिसिन परचेस पर। आगे बढ़ते हैं, 3 एडजस्टमेंट हो गए, आगे बढ़ते हैं चौथी एडजस्टमेंट। फोर्थ एडजस्टमेंट वो कह रहे हैं एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट 15,000, बट ये 15,000 उन्हें कब की दी है, 1 अप्रैल 2019 की। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि साल के शुरुआत में आपके पास 15,000 रुपए के इक्विपमेंट्स बाकी थे साल की शुरुआत में। क्यों, क्योंकि 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने 15,000 की वैल्यू दी है। इस साल के एंड में कितने हैं, तो उन्होंने कहा है क्वेश्चन मार्क मतलब वी हैव टू फाइंड, राइट। तो मैं एक चेक करूंगा रिसिप्ट एंड पेमेंट में, क्या मैंने इस साल कोई इक्विपमेंट्स नए खरीदे हैं या नहीं। इक्विपमेंट इज माय फिक्स्ड एसेट्स, तो आई हैव टू क्रॉस चेक विद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कि मैंने इस साल कोई नए इक्विपमेंट्स परचेस किए हैं या नहीं। अगर किए हैं तो उसके लिए मुझे इक्विपमेंट्स पे टिक मार्क करना पड़ेगा। तो रिसिप्ट साइड में चेक करो कि आपको कोई इक्विपमेंट्स की एंट्री दिख रही है क्या, टू इक्विपमेंट करके, नो। पेमेंट साइड में चेक करो आपको कोई इक्विपमेंट्स की एंट्री दिख रही है क्या, तो अगर आप देखोगे तो मुझे वहां पर दिख रहा है बाय इक्विपमेंट्स 10,000। पेमेंट साइड में बैलेंस कैरेट डाउन के ऊपर मुझे दिख रहा है बाय इक्विपमेंट्स। इसका मतलब है इस साल मैंने 10,000 रुपीज के नए इक्विपमेंट्स परचेस किए। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो अगर मैं नीचे एडजस्टमेंट में देखूंगा तो मेरे पास साल के शुरुआत में 15,000 के इक्विपमेंट थे। मैं पेमेंट में देखूंगा तो पेमेंट में मुझे 10,000 रुपीज के इक्विपमेंट दिखाई दे रहे हैं। तो इसका सिंपल मतलब है 15,000 यानी कि मेरे पुराने इक्विपमेंट्स, 10,000 यानी कि मेरे नए इक्विपमेंट्स। तो इन नए इक्विपमेंट्स को मुझे पुराने इक्विपमेंट्स में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो मैं पुराने इक्विपमेंट्स यानी कि जो नीचे एडजस्टमेंट में इक्विपमेंट्स दिए हैं उसके 15,000 पे एक टिक मार्क दूंगा। पुराने इक्विपमेंट्स पर मैं क्या कर रहा हूं, नए इक्विपमेंट जो खरीदे हैं उन नए इक्विपमेंट्स के लिए मैं पुराने इक्विपमेंट्स पे यानी कि एडजस्टमेंट वाले इक्विपमेंट्स पे टिक मार्क कर रहा हूं। तो जो आपको चौथा आइटम दिया एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स 15,000 पे पुट 1 टिक मार्क। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि पेमेंट साइड में मुझे इक्विपमेंट्स की एंट्री दिख रही है, मतलब इस साल मैंने नए इक्विपमेंट्स खरीदे। तो नए इक्विपमेंट्स को मुझे इन पुराने इक्विपमेंट्स में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इसलिए मैं पुराने इक्विपमेंट्स पे एक टिक मार्क कर रहा हूं, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो चलते हैं आगे। इक्विपमेंट्स के बाद पांचवा आइटम आपको दिया है बिल्डिंग। तो बिल्डिंग फिर से साल के शुरुआत में 40,000 दिख रहा है, साल के एंड वाला क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क है मतलब दैट वी हैव टू फाइंड, राइट। तो उसे फाइंड आउट करने के लिए फिर से हम क्रॉस चेक करते हुए रिसिप्ट एंड पेमेंट की इस साल क्या मैंने कोई बिल्डिंग पर एडजस्टमेंट की या नई बिल्डिंग खरीदी या बिल्डिंग का कोई हिस्सा बेचा। तो स्टार्ट विथ रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट साइड में आपको कहीं पर कोई 2 बिल्डिंग या 2 बिल्डिंग सोल्ड ऐसे कोई एंट्री दिख रही है क्या, द आंसर इज नो। रिसिप्ट साइड में देयर इज नो एंट्री। पेमेंट में चेक करो बाय बिल्डिंग ऐसी कोई एंट्री दिख रही है क्या, जैसे कि बाय इक्विपमेंट परचेस था वैसे बाय बिल्डिंग की कोई एंट्री दिख रही है क्या, द आंसर इज नो। मतलब मेरे पास जो 40,000 की बिल्डिंग एडजस्टमेंट में है उसमें मैंने ना कुछ खरीदा ना कुछ बेचा इस साल, तो वो 40,000 की बिल्डिंग एज इट इज मेरे पास बची हुई है। इज इट क्लियर। तो उसके लिए कहीं पर मुझे टिक मार्क करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग के बाद अगला आइटम क्या दिया है आपको, कैपिटल फंड, राइट। तो कैपिटल फंड एज यूजुअल आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उसके लिए कहीं पर टिक मार्क करने की जरूरत नहीं है। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये कैपिटल फंड उठा के हम इस साल के बैलेंस शीट में लिखेंगे, राइट। तो कैपिटल फंड अगर नहीं दिया होता तो फिर हमें कैपिटल फंड ढूंढना पड़ता, बट यहाँ पर कैपिटल फंड दिया मतलब हमारे लिए क्वेश्चन आसान बन गया। तो कैपिटल फंड है तो हमें उसके लिए कहीं पर कोई भी टिक मार्क करने की जरूरत नहीं है, उसे छोड़ो। अगले आइटम पर चलो। कैपिटल फंड के बाद अगला आइटम है 10% इन्वेस्टमेंट। क्या है अगला आइटम, 10% इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है हमारा, इन्वेस्टमेंट होता है एसेट, है कि नहीं। अब 10% का मतलब क्या है, तो इन इन्वेस्टमेंट पर हमें 10% से इंटरेस्ट मिलना चाहिए, राइट। तो इसमें हमें 2 चीजें कंसिडर करनी है। एक, पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट में चेक करो सिर्फ इन्वेस्टमेंट की कोई एंट्री दिख रही है क्या आपको, रिसिप्ट्स में 2 इन्वेस्टमेंट की कोई एंट्री दिख रही है क्या, आंसर इज नो। पेमेंट साइड में चेक करो बाय इन्वेस्टमेंट की कोई एंट्री दिख रही है क्या, आंसर इज नो। मतलब इस साल ना ही मैंने कोई नए इन्वेस्टमेंट खरीदे ना ही मैंने कोई इन्वेस्टमेंट बेचे।
इज इट क्लियर? अब मेरा दूसरा काम ये है कि आई हैव टू चेक कि इन इन्वेस्टमेंट पे मुझे इस साल इंटरेस्ट मिला है या नहीं मिला है। तो मेरे इन्वेस्टमेंट कितने हैं? 1 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट है, एडजस्टमेंट में आपको दिया 1 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो 1 लाख का 10% अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 1 लाख का 10% बना 10,000 रुपीज़। तो इसका सिंपल मतलब है इन इन्वेस्टमेंट पे मुझे हर साल 10,000 रुपया इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अगर ये मिला होगा तो गुड, नहीं मिला होगा तो हमें इस पर एडजस्टमेंट मार्क करनी पड़ेगी या इस पर हमें एडजस्टमेंट सॉल्व करनी पड़ेगी। तो मिला या नहीं मिला ये कैसे पता चलेगा? तो मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट में चेक करता हूँ। अगर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसकी एंट्री रिसिप्ट में होनी चाहिए। तो क्या मुझे रिसिप्ट में दिख रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट? तो यस, मुझे रिसिप्ट साइड में सेकंड लास्ट आइटम दिख रहा है टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज़। तो मेरा 1 लाख का 10% इज एक्जैक्टली 10,000 और यहाँ पर रिसिप्ट्स में भी मुझे एंट्री दिख रही है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000 ओनली। मतलब मुझे इन्वेस्टमेंट पर जितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए था वो पूरा इंटरेस्ट मुझे मिल गया, यानी कि इन्वेस्टमेंट पर मुझे और कोई इंटरेस्ट मिलने की एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। जितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए था उतना पूरा इंटरेस्ट मुझे मिल गया, तो कहीं पर कोई टिक मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। सो देयर इज़ नो इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट गिवन हियर। अगर ये 10,000 की एंट्री रिसिप्ट्स में नहीं होती तो इसका मतलब है मुझे इन्वेस्टमेंट पर 10,000 मिलने बाकी है, तो उसे मुझे एडजस्ट करना पड़ता एज इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट और उसे हम डबल इफेक्ट देते। बट यहाँ पर मुझे 10,000 रुपये मिल गए हैं, मुझे इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिल गया है, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इज इट क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आइटम क्या है? बस खत्म, 7वां 10% इन्वेस्टमेंट वाज द लास्ट आइटम। लेकिन उस टेबल के नीचे उन्होंने कुछ कहा है, तो वो कह रहे हैं प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट ₹1,900 एंड ऑन बिल्डिंग ₹1,500। तो वो क्लियरली कह रहे हैं कि इक्विपमेंट पर 1,900 रुपये का डेप्रिसिएशन दे दो एंड बिल्डिंग पे 1,500 का डेप्रिसिएशन दे दो। तो वेयर आर माई इक्विपमेंट्स एंड वेयर इज माई बिल्डिंग? तो एडजस्टमेंट या जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसी टेबल में मुझे एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट दिख रहा है 15,000, तो उस 15,000 पे और एक टिक मार्क दे दो। उसी के नीचे मुझे बिल्डिंग की वैल्यू दिख रही है 40,000, तो उस 40,000 पे भी एक टिक मार्क दे दो। मतलब इक्विपमेंट पे 2 टिक मार्क हो गए, एक मैंने इक्विपमेंट परचेस किया उसके लिए एंड दूसरा जो अभी मुझे डेप्रिसिएशन का है उसके लिए। बिल्डिंग पे केवल एक ही टिक मार्क हुआ, अभी जो उन्होंने डेप्रिसिएशन कहा है उस डेप्रिसिएशन के लिए मैंने बिल्डिंग पे एक टिक मार्क कर लिया, राइट। तो यहाँ पर हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, जहाँ पर ज़रूरत थी वहाँ पर हमने टिक मार्क कर लिया। आगे बढ़ते हैं। तो अब अगला काम क्या है हमारा? अगला काम है पोस्टिंग का, राइट। तो पोस्टिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? तो पोस्टिंग में स्टार्ट करूंगा फ्रॉम द गिवन टेबल, जो आपको क्वेश्चन में टेबल दिया है पर्टिकुलर 1 अप्रैल 19 एंड 31 मार्च 2020। इस टेबल को मैं पहले पोस्ट करूंगा, इसमें से पिछले साल के आइटम्स को पोस्ट करूंगा, इस साल के आइटम को मैं क्वेश्चन के एंड में एज एडजस्टमेंट कंसिडर करूंगा। इज इट क्लियर? तो ये टेबल में से 1 अप्रैल 2019 को दिए हुए आइटम्स को मैं पोस्ट करूंगा। मुझे उसमें से केवल 2 आइटम्स चाहिए, एक चाहिए कैपिटल फंड और एक चाहिए फिक्स्ड एसेट्स। उसके अलावा अगर कुछ दिया होगा तो मैं उस पर हैशटैग करके उसे पेंडिंग छोड़ दूंगा। गेटिंग इट? जैसे कि हम लास्ट सम में आपको बैलेंस शीट दी जाती थी डायरेक्ट, तो उस बैलेंस शीट में बैलेंस शीट दी जाती थी मतलब पिछले साल की पुरानी बैलेंस शीट दी जाती थी। तो उस बैलेंस शीट से हम क्या करते थे? उस बैलेंस शीट से हम केवल फिक्स्ड एसेट्स एंड कैपिटल फंड लेते थे। आउटस्टैंडिंग आइटम, प्रीपेड आइटम, एडवांस आइटम या स्टॉक का कोई आइटम है तो उसे हम क्या कर देते हैं? हैशटैग करके छोड़ देते थे, राइट। तो सेम चीज यहां पर हमें करनी है कि 1 अप्रैल 2019 के जितने आइटम्स है उतने ही कंसीडर करने हैं, लेकिन उनमें से भी आई नीड ओनली कैपिटल फंड एंड फिक्स्ड एसेट्स। अभी बाकी के सारे आइटम्स में क्वेश्चन के एंड में एज एडजस्टमेंट के तौर पे सॉल्व करूंगा। गेटिंग इट? तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं 1 अप्रैल 2019 के दिए हुए आइटम्स को पहले अपने फॉर्मेट में पोस्ट करूंगा। तो लेट्स सी, पहला आइटम आपको दिया उन्होंने सब्सक्रिप्शन ड्यू, तो सब्सक्रिप्शन ड्यू बिकेम आवर एडजस्टमेंट, तो उसे मैं अभी पोस्ट नहीं करूंगा, उस पर हैशटैग दे दो, पेंडिंग छोड़ो, आगे आ जाओ। सेकंड आइटम है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, फिर से एडवांस है मतलब वो भी मेरे लिए एडजस्टमेंट बनी, तो उसे हमें क्वेश्चन के एंड में सॉल्व करना है, उस पर भी हैशटैग दे दो, आगे बढ़ो। तीसरा आइटम दिया है स्टॉक ऑफ मेडिसिन, तो स्टॉक इज अगेन मेरे लिए एडजस्टमेंट बन गई, तो उस पर भी हैशटैग दे दो, आगे बढ़ो। चौथा आइटम दिया है आपको एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स, तो इक्विपमेंट इज माय फिक्स्ड एसेट्स, तो मैं उस इक्विपमेंट को उठाऊंगा एंड इस साल के एसेट्स में लिखूंगा इनर कॉलम में 15,000, लीव 3 लाइन्स, पुट एरो, 2 टिक मार्क है इक्विपमेंट्स पे, तो मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूं और 3 लाइनें छोड़ के एरो कर रहा हूं। इज इट क्लियर? इक्विपमेंट्स के बाद अगला आइटम आपको दिया है बिल्डिंग, है कि नहीं? इक्विपमेंट के बाद अगला आइटम है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग इज ऑल्सो माई फिक्स्ड एसेट्स, तो बिल्डिंग को मैं उठाऊंगा एंड इस साल के एसेट्स में इनर कॉलम में 40,000, लीव 1 लाइन, पुट एरो।
बिल्डिंग के बाद कैपिटल फंड, तो एज यूजुअल कैपिटल फंड उठाओ, इस साल के लायबिलिटी में लिखो, बट कैपिटल फंड पे टिक मार्क हो या ना हो, यू हैव टू राइट इट इन इनर कॉलम ऑलवेज। तो मैं इनर कॉलम में लिखूंगा कैपिटल फंड 1,70,940, राइट, टिक मार्क करने की जरूरत नहीं, जस्ट कैपिटल फंड को इनर कॉलम में लिखो, राइट। कैपिटल फंड के बाद अगला आइटम दिया है 10% इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो माई एसेट, है कि नहीं, तो इन्वेस्टमेंट को मैं उठाऊंगा, इस साल के एसेट्स में लिखूंगा 10% इन्वेस्टमेंट 1 लाख, कोई टिक मार्क नहीं है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में 1 लाख। तो मैंने टेबल में दिए हुए 1 अप्रैल 2019 के आइटम्स पोस्ट किए, 31 मार्च 2020 के आइटम्स को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, तो जो हैशटैग वाले आइटम है एंड 31 मार्च 2020 वाले आइटम से मैं क्वेश्चन के एंड में एज एडजस्टमेंट सॉल्व करूंगा। तो टेबल के 1 अप्रैल वाले सारे आइटम मैंने कंसिडर किए, कुछ आइटम्स पे मैंने हैशटैग लगा दिया एंड बाकी के आइटम्स मैंने बैलेंस शीट में पोस्ट कर दिए। अब मेरा अगला काम क्या है, अब मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट पढ़ूंगा। आई विल स्टार्ट विद द रिसिप्ट साइड फर्स्ट, रिसिप्ट के एक आइटम पढ़ूंगा, उसे मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पोस्ट करूंगा। तो रिसिप्ट का आइटम आइदर मेरा इनकम होगा या फिर मेरी लायबिलिटी होगी। तो देखते हैं रिसिप्ट का पहला आइटम क्या दिया है। एज यूजुअल पहला आइटम है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या करोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, भूल जाओ, कैंसिल इट आउट, उसे लिखने की जरूरत नहीं है कि नहीं। रिसिप्ट एंड पेमेंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन को हमेशा हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो उसे इस बार भी इग्नोर करो। उसके नीचे उन्होंने कैश कहा है, उस कैश को इग्नोर करो एंड आगे बढ़ो। बैलेंस ब्रॉट डाउन के बाद अगला आइटम है सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन इज माई इनकम। एज यूजुअल सब्सक्रिप्शन उठाओ, इनकम में पोस्ट करो, बाय सब्सक्रिप्शन 52,000 इन अ कॉलम में, राइट। अब कितनी एडजस्टमेंट्स है उस पर या कितने टिक मार्क्स है उस पर, 4 टिक मार्क्स है, तो 52,000 इन अ कॉलम में लिखो एंड लीव 7 लाइन्स। 4 टिक मार्क्स के लिए आपको 7 लाइनें छोड़नी है। मैंने लाइन्स का हिसाब आपको फाइनल अकाउंट्स में बताया, जितने टिक मार्क उसका डबल -1, तो 4 टिक मार्क का डबल इज 8 -1, यानी कि आपको 7 लाइनें एडजस्टमेंट के लिए छोड़नी पड़ेगी। तो 4 टिक मार्क है सब्सक्रिप्शन पे, मैं इनकम में लिख रहा हूँ 52,000 इन अ कॉलम, लीव 7 लाइन एंड पुट अ एरो। इज इट क्लियर। सब्सक्रिप्शन के बाद अगला आइटम है डोनेशन। ब्रैकेट में उन्होंने कहा है जनरल, जनरल मतलब इट इज जनरल डोनेशन, ये आपको बार बार मिलने वाला है, तो ये हमारे लिए बन गया इनकम। तो मैं डोनेशंस को उठाऊंगा एंड इनकम में लिखूंगा बाय डोनेशन 17,500, कोई टिक मार्क नहीं है तो उसे डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख लो। नेक्स्ट आइटम दिया है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो फिर से वही इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो इट इज माय इनकम, तो फिर से मैं उसको उठाऊंगा एंड इनकम में पोस्ट करूंगा एज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000। इज इट क्लियर। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम में लिख लिया सबने, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000, कोई टिक मार्क नहीं तो आउटर कॉलम। एंड लास्ट आइटम ऑन द रिसिप्ट साइड इज टू प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो। आप एज अ क्या कह रहे हो, हॉस्पिटल हो तो हॉस्पिटल ने कोई चैरिटी शो अरेंज किया होगा, उस शो से उन्हें 8,530 रुपये मिले, राइट। उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा है, तो वी हैव टू कंसीडर इट एज अ रेवेन्यू रिसिप्ट ओनली एंड वी हैव टू पोस्ट इट ऑन द इनकम साइड। तो इनकम साइड में मैं लिखूंगा बाय प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो 8,530। तो मैंने रिसिप्ट के सारे आइटम्स कंसिडर किए, रिसिप्ट के सारे आइटम्स कहाँ पर चले गए, इनकम में चले गए। अब हम चलते हैं ऑन द पेमेंट साइड, राइट। तो पेमेंट को एक एक करके पढ़ते हैं, या पेमेंट के एक आइटम को पढ़ते हैं और उसे जहाँ सही जगह है उसकी उसे वहाँ पर पोस्ट करते हैं। तो पहला आइटम दिया आपको मेडिसिन परचेस। तो बीइंग अ हॉस्पिटल आपको बार बार मेडिसिन खरीदने पड़ते हैं, तो मेडिसिन आप साल में या लाइफ में एक बार ही खरीदोगे क्या, द आंसर इज नो, यू हैव टू परचेस इट अगेन एंड अगेन। मतलब मेडिसिन के लिए आपको बार बार पैसे खर्च करने पड़ेंगे, है कि नहीं। मतलब मेडिसिन परचेस बन गया आपके लिए खर्चा, एक्सपेंस, तो मैं उसको उठाऊंगा एंड एक्सपेंसेस में लिखूंगा टू मेडिसिन परचेस, इनर कॉलम में 41,000, लीव 3 लाइन्स एंड पुट एरो। 3 लाइन क्यों, क्योंकि 2 टिक मार्क है तो मैं 3 लाइन छोड़ के पुट एरो, राइट। उसके बाद जनरल एक्सपेंस, नाम में ही है एक्सपेंस, उठाओ खर्चे में लिखो टू जनरल एक्सपेंसेस 1050। जनरल एक्सपेंसेस के बाद सैलरी खर्चा है, उठाओ खर्चे में लिखो टू सैलरीज 23,500। सैलरीज के बाद स्टेशनरी, अगेन एक्सपेंस, स्टेशनरी उठाओ खर्चे में लिखो टू स्टेशनरी 2,000। स्टेशनरी के बाद एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, नाम में ही है एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, इट इज एक्सपेंस, तो उठाओ एक्सपेंसेस साइड में लिखो टू एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो 550। एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो के बाद अगला आइटम है सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस। अगेन नाम में ही दिया है उन्होंने, इट इज सर्जरी एंड डिस्पेंसरी के खर्चे, एक्सपेंसेस, तो फिर से उठाओ खर्चे में लिखो टू सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस 4,200 ऑन द आउटर कॉलम। उसके बाद अगला आइटम दिया उन्होंने इक्विपमेंट्स। तो इक्विपमेंट्स इज आर एसेट, तो मैं इक्विपमेंट्स को उठाऊंगा
एसेट्स में लिखूंगा, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी पुराने इक्विपमेंट्स है, मेरे पास पुराने इक्विपमेंट्स है 15,000, उसमें मैं लिखूंगा प्लस परचेस्ड। तो मैंने कितने के नए इक्विपमेंट परचेस किए 10,000, तो 15 प्लस 10,000, नीचे मेरा टोटल आएगा 25,000। इज इट क्लियर? तो मैंने क्या किए, नए इक्विपमेंट्स को पुराने इक्विपमेंट्स में बैलेंस शीट में ऐड करके टोटल नीचे लिखिए। इक्विपमेंट्स के बाद अगला आइटम क्या दिया है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास कैश इन हैंड 960 एंड कैश एट बैंक 13,000 बचा है, तो इन दोनों को मैं उठाऊंगा और इस साल के एसेट्स में पोस्ट करूंगा। कैश इन हैंड 960 एंड कैश एट बैंक 13,000। साल के एंड में जो कैश इन हैंड है, साल के एंड में जो कैश एट बैंक है, वो इस साल के एंड के एसेट्स में चला जाएगा। एज सिंपल एज दैट, राइट? तो मैंने कैश इन हैंड कैश एट बैंक उठाया, इस साल के एसेट्स में लिख लिया। ईच एंड एवरी सम हम वही कर रहे हैं, तो मैंने फिर से वही कर लिया, कुछ नया नहीं इसमें। आगे बढ़े तो मेरी पेमेंट साइड भी पोस्ट करके कंप्लीट हुई। अब मैं क्या करता हूं, अब फिर से मैं जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में टेबल दिया है उस टेबल को कंसीडर करूंगा, राइट? अगर टेबल में पहला आइटम देखूंगा तो मुझे दिख रहा है सब्सक्रिप्शन ड्यू, हैशटैग मतलब मैंने अभी तक उसको हाथ नहीं लगाया, ना ही मैंने 1 अप्रैल 2019 का आइटम पोस्ट किया है, ना ही मैंने 31 मार्च 2020 का आइटम पोस्ट किया है। मतलब सब्सक्रिप्शन ड्यू के दोनों आइटम्स मुझे अभी सॉल्व करने हैं। इज इट क्लियर, राइट? तो पहले मैं कंसिडर करता हूँ 1 अप्रैल 2019 यानी कि पिछले साल का सब्सक्रिप्शन ड्यू। तो मुझे बताओ पिछले साल कितना सब्सक्रिप्शन ड्यू था? तो उन्होंने कहा है कि पिछले साल 310 सब्सक्रिप्शन ड्यू था। सब्सक्रिप्शन ड्यू था मतलब क्या कि पिछले साल आपको सब्सक्रिप्शन के 310 रुपये आने बाकी थे। 310 रुपये क्या थे? आने बाकी थे या मिलना बाकी था। इज इट क्लियर? तो ये 310 रुपये अगर पिछले साल मिलने बाकी थे तो ये कब मिले होंगे? तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा ये पिछले साल के 310 रुपये मुझे इस साल मिल गए होंगे, राइट? तो सब्सक्रिप्शन के पैसे आने की एंट्री मैंने कहाँ लिखी है? सब्सक्रिप्शन के पैसे आने की एंट्री मैंने इनकम में लिखी है। तो इनकम में मेरे पास कितना सब्सक्रिप्शन दिख रहा है? 52,000। तो मैंने एज्यूम क्या किया है कि 52,000 में से 310 तो पिछले साल के है कि नहीं? पिछले साल 310 रुपये आने बाकी थे, तो हम एज्यूमिंग ये जो 310 पिछले साल के है वो इस साल मिला होगा। तो पिछले साल का सब्सक्रिप्शन मुझे इस साल के सब्सक्रिप्शन से क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? क्योंकि 52,000 में से 310 पिछले साल के हैं, मतलब 310 रुपया इस साल का इनकम नहीं है। तो जो इस साल का इनकम नहीं है मुझे इस साल की इनकम में से उसे क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो मैं सब्सक्रिप्शन में कहूंगा माइनस ड्यू 1819, इनर कॉलम में 310, तो 52,000 माइनस 310, नीचे बचा 51,690। इज इट क्लियर? तो मैंने सिंपली क्या किया, जो सब्सक्रिप्शन पिछले साल ड्यू था मतलब पिछले साल आना बाकी था, वो मैंने एज्यूम किया कि वो इस साल मिल गया। 310 पिछले साल के मुझे इस साल मिल गया, तो मैंने पिछले साल का सब्सक्रिप्शन इस साल के सब्सक्रिप्शन से सब्ट्रैक्ट करके नीचे टोटल ली, राइट? अब उसी पॉइंट में ये फर्स्ट एडजस्टमेंट में ही उन्होंने कहा है कि 31 मार्च 2020 को 350 रुपए का सब्सक्रिप्शन अभी भी ड्यू है। इस साल के एंड में कितना सब्सक्रिप्शन ड्यू है? 350 रुपीज का सब्सक्रिप्शन ड्यू है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? तो उसका सिंपल एडजस्टमेंट है कि इस साल के 350 आने बाकी है, तो इस साल का आना बाकी है, मतलब 350 इज दिस ईयर्स इनकम, तो ये 350 रुपीज इस साल का इनकम है। तो मैं क्या करूंगा? उसे सब्सक्रिप्शन में ऐड करूंगा। तो मैं सब्सक्रिप्शन में कहूंगा प्लस ड्यू 1920 यानी कि इस साल का 350, तो वो 350 ऐड करने पर नीचे टोटल बन जाएगा 52,040, 52040। तो नीचे सब्सक्रिप्शन का टोटल कितना आया? 52,040, राइट? तो मैंने क्या किया, मैंने पिछले साल का सब्सक्रिप्शन ड्यू माइनस किया और उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट मैंने इस साल का सब्सक्रिप्शन ऐड किया। अब इन दोनों सब्सक्रिप्शन का मुझे सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा, बट जो पिछले साल का सब्सक्रिप्शन है 310 वो पिछले साल आना बाकी था, मतलब इसका सेकंड इफेक्ट पिछले साल के बैलेंस शीट में होना चाहिए। तो मैं पिछले साल की बैलेंस शीट बना रहा हूं क्या? आंसर इज नो। तो 310 का सेकंड इफेक्ट मुझे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पिछले साल के बैलेंस शीट में आना चाहिए। पिछले साल की बैलेंस शीट हम नहीं बना रहे। अगर हम पिछले साल की बैलेंस शीट बनाते तो 310 रुपए को मैं पिछले साल की बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करता, बट यहां पर हम पिछले साल की बैलेंस शीट बना रहे हैं क्या? आंसर इज नो। तो 310 रुपए का कोई सेकंड इफेक्ट नहीं होगा। बट जो 350 रुपीज इस साल के आने बाकी है, तो इस साल आना बाकी है, आना बाकी मतलब वो इस साल का आना बाकी है, इस साल का आना बाकी, इस साल के एसेट्स में मैं लिखूंगा सब्सक्रिप्शन ड्यू 350, एज सिंपल एज दैट। इज इट क्लियर? तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि मैंने किया क्या।
मैंने जो पिछले साल का सब्सक्रिप्शन ड्यू था उसे मैंने इस साल के सब्सक्रिप्शन इनकम में से सब्ट्रैक्ट किया, एज्यूमिंग कि 310 मुझे मिल गए तो इस साल का इनकम मुझे कम करना पड़ेगा, क्योंकि इस साल के इनकम में से 310 रुपये पिछले साल के है, मतलब वो इस साल का इनकम नहीं हो सकता है, तो इस साल के इनकम में से मैंने सब्ट्रैक्ट किया। अब मैंने पिछले साल के सब्सक्रिप्शन को सेकंड इफेक्ट नहीं दिया क्योंकि मेरे पास पिछले साल की बैलेंस शीट नहीं है। पिछले साल 310 आने बाकी थे, मतलब वो पिछले साल के एसेट्स में जाना चाहिए। सो डू आई हैव पिछले साल का बैलेंस शीट? आंसर इज नो। तो मैं 310 का कोई सेकंड इफेक्ट नहीं दे रहा हूं, राइट। बट 350 मुझे इस साल आने बाकी है, तो 350 इज माय 10 ईयर्स इनकम, तो मैंने सब्सक्रिप्शन इनकम में उसे ऐड किया, राइट। एंड वो इस साल आना बाकी है, तो वो इस साल के एसेट्स में चला गया एज सब्सक्रिप्शन ड्यू 350, राइट। इसको फिर से एक दो बार रिवाइज करो और फिर आगे बढ़ो। तो हम चलते हैं ऑन द नेक्स्ट आइटम। क्या दिया आपको? उसी के नीचे सेकंड आइटम दिया आपको, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो यहां पर क्या कह रहे हैं वो, पिछले साल 600 रुपए सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस मिला था। पिछले साल आपको सब्सक्रिप्शन क्या मिला था? एडवांस मिला था। तो लास्ट ईयर एडवांस मतलब दिस ईयर्स इनकम। अगर आपको पैसे पिछले साल मिले थे एज ए एडवांस, एडवांस मिले मतलब पिछले साल कोई आपको पैसा दे के गया और उसने कहा कि अगले साल के 600 रुपए रखो, मतलब जो 600 रुपए आपको पिछले साल मिल रहे हैं दैट इज नथिंग बट इस ईयर्स इनकम। पिछले साल जो एडवांस मिला है वो आपका इस साल का इनकम है। या अगर मैं उसे कहूं कि अगर मुझे कोई पैसा इस साल एडवांस मिलता है तो इस साल एडवांस मिला मतलब मुझे अगले साल के पैसे अभी मिल रहे हैं, तो सेम लॉजिक सप्लाइज। मुझे पिछले साल एडवांस मिला था मतलब पिछले साल मुझे इस साल के पैसे मिले थे। इज इट क्लियर? तो मैं 600 रुपए का करूंगा क्या? तो इन 600 रुपए को मैं उठाऊंगा और इस साल के सब्सक्रिप्शन इनकम में ऐड करूंगा। क्यों? फिर से वही लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे 600 रुपए कब एडवांस मिले थे? पिछले साल मिले थे। तो जो पिछले साल मुझे एडवांस मिला था वो इनकम कौन से साल का बन गया? वो इनकम इस साल का बन गया। तो इस साल के इनकम में आई हैव टू ऐड इट, एज सिंपल एज दैट। तो मैं इस साल के इनकम में लिखूंगा प्लस एडवांस। कब मुझे एडवांस मिला था? मुझे एडवांस मिला था 18-19 में। कितना मिला था? 600। तो 52,040 प्लस 600 मेरा टोटल नीचे बच जाएगा 52,640। तो मैंने क्या किया? पिछले साल मिला हुआ एडवांस सब्सक्रिप्शन इस साल के इनकम में ऐड कर दिया। पिछले साल एडवांस था मतलब पिछले साल मिला हुआ पैसा एडवांस मिला है, पिछले साल एडवांस मिला है मतलब वो इस साल का इनकम बन गया, तो इसलिए मैंने इस साल के इनकम में उसे ऐड कर दिया। अब इसका सेकंड इफेक्ट के बारे में सोचते हैं। तो ये पिछले साल एडवांस मिला था तो इसका सेकंड इफेक्ट जाना चाहिए पिछले साल के लायबिलिटी में। एडवांस रिसीव्ड है, एडवांस मिला है, तो इफ आई एम टेकिंग एडवांस इज माय लायबिलिटी, है कि नहीं? इसका सेकंड इफेक्ट जाना चाहिए था पिछले साल के लायबिलिटी में। तो मेरे पास पिछले साल की बैलेंस शीट है क्या, या मैं पिछले साल की बैलेंस शीट बना रहा हूं क्या? द आंसर इज नो। तो इसका सेकंड इफेक्ट फिर से नहीं देना है। पिछले साल के आइटम का सेकंड इफेक्ट नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट। अब इस साल मुझे कितना एडवांस मिला है? तो मुझे इस साल 150 रुपीज एडवांस मिला है कि नहीं? टेबल में दिख रहा है मुझे इस साल कितना एडवांस मिला है, 150। तो इस साल एडवांस मिला है मतलब मैंने 150 रुपीज अगले साल के इस साल ले लिए। यस और नो? तो मुझे एडवांस मिला है, अगले साल का सब्सक्रिप्शन मुझे अभी मिला, तो मैं क्या करूंगा? इस साल के सब्सक्रिप्शन में से अगले साल का सब्सक्रिप्शन एडवांस मिला हुआ सब्सक्रिप्शन सब्ट्रैक्ट करूंगा एज माइनस एडवांस 1920 150। तो मेरी सब्सक्रिप्शन की टोटल बाहर बच जाएगी 52,490। इज इट क्लियर? तो अब इसका सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा। तो मैं एडवांस कब ले रहा हूं? मैं एडवांस इस साल ले रहा हूं 1920 में। करंट ईयर में मुझे 150 रुपीज ऐसा एडवांस मिल रहा है, तो जो करंट ईयर में मुझे एडवांस मिला मैं उसका सेकंड इफेक्ट उठाऊंगा और इस साल के लायबिलिटी में लिखूंगा एडवांस मुझे इस साल मिल रहा है, तो इस साल मिला हुआ एडवांस मेरी इस साल की लायबिलिटी मिली। अगले साल का पैसा मैं एडवांस ले रहा हूं, ये हमने पहले डिस्कस किया है। एडवांस रिसीव्ड इज ऑलवेज लायबिलिटी, एडवांस गिवन इज ऑलवेज एसेट्स। तो मुझे यहाँ पर एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिल रहा है तो मैं लायबिलिटी में लिखूंगा एडवांस सब्सक्रिप्शन 150। तो इस साल जो सब्सक्रिप्शन एडवांस था 150, मैंने उसका डबल इफेक्ट देके सॉल्व कर दिया। पिछले साल जो एडवांस सब्सक्रिप्शन था मैंने केवल उसका एक इफेक्ट दिया, उसका डबल इफेक्ट नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। एडवांस सब्सक्रिप्शन के बाद नेक्स्ट आइटम उन्होंने दिया है आपको स्टॉक ऑफ मेडिसिन। तो अगला आइटम है स्टॉक ऑफ मेडिसिन। तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन का सिंपल मतलब है कि आपके पास साल के शुरुआत में 8,000 रुपए के मेडिसिन बचे थे। साल के शुरुआत में 1 अप्रैल 2019, यानी कि पिछले साल के 8,000 के मेडिसिन आप पिछले साल से इस साल कैरी कर रहे हो, तो उसका सिंपल इफेक्ट, पिछले साल 8,000 के मेडिसिन बचे थे तो पिछले साल के बचे हुए मेडिसिन में पिछले साल से लेके आऊंगा और इस साल के मेडिसिन में ऐड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि पिछले साल बचे हुए मेडिसिन में फेंक थोड़ी दूंगा, मैं पिछले साल के बचे हुए मेडिसिन इस साल यूज करूंगा पेशेंट्स पर, है कि नहीं? तो पिछले साल के बचे हुए मेडिसिन 8,000 में उठाऊंगा और इस साल के मेडिसिन की एंट्री कहां पर दिख रही है?
एक्सपेंसेस में दिख रही है सबको मेडिसिन परचेज, उसमें मैं ऐड करूंगा प्लस स्टॉक 18, 19, 8,000। तो मैंने इस साल 41,000 के मेडिसिन खरीदे थे, प्लस मेरे पास पिछले साल के 8,000 है, तो मेरे टोटल मेडिसिन बन गए 49,000 इनर कॉलम, राइट। अब ये मेडिसिन का स्टॉक कब था? 1 अप्रैल 2019, यानी कि पिछले साल के एंड में या इस साल के शुरुआत में। तो इसका सेकंड इफेक्ट फिर से जाना चाहिए पिछले साल के बैलेंस शीट में। सो अगेन एम आई प्रिपेयरिंग पिछले साल की बैलेंस शीट? आंसर इज नो। तो उसका कोई सेकंड इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो फिर से स्टॉक ऑन 1 अप्रैल का मैंने क्या किया, इस साल के मेडिसिन में मैंने ऐड कर दिया, एज सिंपल एज दैट। अब इस साल के एंड में यानी कि 31 मार्च 2020 को मेरे पास 11,000 रुपए के मेडिसिन अभी भी बाकी बचे हैं। मतलब ये साल खत्म हुआ, लेकिन इस साल के एंड में 11,000 रुपए के अनयूज्ड मेडिसिन मेरे पास अभी भी हॉस्पिटल में बाकी है। तो फिर से मैं इन्हें फेंक दूंगा क्या? आंसर इज नो। इन 11,000 रुपए के मेडिसिन को मैं अगले साल के लिए रखूंगा। तो मैं इन 11,000 के मेडिसिन को क्या करूंगा, जो मैंने इस साल मेडिसिन परचेज किया या जो मेरे मेडिसिन का खर्चा है उसमें से सबट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि मैंने 11,000 रुपए के मेडिसिन अभी तक यूज ही नहीं किए। तो ये मैं खर्चे में लिख ही नहीं सकता, क्योंकि 11,000 रुपए के मेडिसिन में अगले साल यूज करने वाला हूं, तो ये अगले साल के खर्चे में जाना चाहिए। तो जो 11,000 रुपए के मेडिसिन मेरे पास इस साल के एंड में बचे हैं, उन्हें मैं मेडिसिन परचेज से सबट्रैक्ट करूंगा एंड उसे मैं अगले साल के लिए कैरी करूंगा। इज इट क्लियर? तो इसका इफेक्ट क्या करूंगा, मैं मेडिसिन परचेज से उसे सबट्रैक्ट करूंगा एज माइनस स्टॉक 1920, यानी कि इस साल का स्टॉक 11,000। तो 49,000 माइनस 11,000 बाहर बचे आपके 38,000। इज इट क्लियर? अब ये स्टॉक है कौन से साल का, तो वो स्टॉक है इस साल का। तो इस स्टॉक का मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा। इस साल का स्टॉक है एंड मैं इस साल की बैलेंस शीट बना रहा हूं, तो स्टॉक, तो मैं इस साल का स्टॉक उठाऊंगा एंड एसेट्स में पोस्ट करूंगा एज स्टॉक ऑफ मेडिसिन। कितना है मेरा स्टॉक ऑफ मेडिसिन? 11,000। तो मैंने जो इस साल 11,000 रुपए के मेडिसिन बाकी बचे थे उनको उठाया एंड इस साल के एसेट्स में लिखा स्टॉक ऑफ मेडिसिन 11,000, एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइटम क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स। तो एस्टिमेटेड ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स में पिछले साल हमारे पास 15,000 के इक्विपमेंट थे जो ऑलरेडी मैं एसेट्स में लिख चुका हूं, तो मुझे उसे फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। अब इस साल के इक्विपमेंट वो कितने बता रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, मतलब वी हैव टू फाइंड इट, मतलब देयर इज नथिंग टू डू। हमें बाद में जब हम सम के एंड में आएंगे तो इक्विपमेंट की ऑटोमेटिकली वैल्यू बाहर मिलेगी कुछ ना कुछ। तो मतलब क्वेश्चन मार्क दिया, मतलब दे हैव नॉट गिवन इट, यू हैव टू फाइंड इट। तो हमें ऑटोमेटिकली क्वेश्चन का जब एंड होगा तब, या क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन हमें ऑटोमेटिकली इक्विपमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका मतलब हमें अभी क्या करना है, आंसर इज नथिंग, हमें कुछ नहीं करना है, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइटम इज बिल्डिंग। तो बिल्डिंग पिछले साल कितना था, 40,000। तो मैं उसे लिख चुका हूं क्या, यस मैं उसे ऑलरेडी इस साल के एसेट्स में 40,000 इन कॉलम में लिख चुका हूं। इस साल की वैल्यू कितनी है उसकी, तो उन्होंने फिर से इस साल की वैल्यू क्वेश्चन मार्क दी है। तो हमें करना क्या है, तो इस क्वेश्चन मार्क के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट आइटम इज कैपिटल फंड। तो फिर से कैपिटल फंड में पिछले साल से इस साल के लायबिलिटीज में लिख चुका हूं, तो मुझे उस कैपिटल फंड को लिखने की जरूरत नहीं है। इस साल का कैपिटल फंड कितना है, तो उन्होंने क्वेश्चन मार्क दिया है, तो वो भी हमें क्वेश्चन के एंड में आंसर मिल जाएगा, तो हमें अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आइटम इज व्हाट, 10% इन्वेस्टमेंट। कितने हैं 10% इन्वेस्टमेंट, 1 लाख। वो ऑलरेडी मैंने इस साल के एसेट्स में लिखा हुआ है। तो अभी मैं क्या करूंगा, इस साल की वैल्यू चेक करूंगा, तो इस साल की वैल्यू उन्होंने दी है क्वेश्चन मार्क, मतलब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ऑलरेडी 1 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट हमारे बाहर हमने लिखे हुए, मतलब इस पर कोई एडजस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन मार्क का आंसर इज 1 लाख। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन मार्क मतलब आपको कुछ नहीं करना है, वो क्वेश्चन के एंड में जब हम सोल्यूशन बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली सोल्यूशन के एंड में ये क्वेश्चन मार्क्स के आंसर हमें मिल जाएंगे, राइट। अब उस टेबल के नीचे उन्होंने कहा हुआ है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स 1,900 एंड बिल्डिंग 1,500। तो हमारी सिंपल सी एडजस्टमेंट है, इक्विपमेंट को 1,900 रुपए से डेप्रिसिएट करो, बिल्डिंग को 1,500 रुपए से डेप्रिसिएट करो। तो इक्विपमेंट 1,900 रुपीज डेप्रिसिएशन में क्या करूंगा, एसेट साइड में जो मेरे इक्विपमेंट है 25,000 के, उससे सबट्रैक्ट करूंगा माइनस इक्विपमेंट 1,900। तो 25,000 माइनस 1,900 बाहर मेरे इक्विपमेंट बच जाएंगे 23,100। इज इट क्लियर? तो इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन मैंने इक्विपमेंट से सबट्रैक्ट किया। सेम वे बिल्डिंग से बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन सबट्रैक्ट करो, तो बिल्डिंग से कहो माइनस डेप्रिसिएशन 1,500। तो 40,000 की बिल्डिंग माइनस 1,500, बाहर बचा 38,500। एंड अब इन दोनों डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट आई हैव टू गिव टू दी एक्सपेंसेस साइड। तो डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट मैं एक्सपेंसेस में लिखूंगा, टू डेप्रिसिएशन अंडरलाइन करके इक्विपमेंट्स 1,900, बिल्डिंग 1,500 एंड दोनों का टोटल बाहर 3,400। इज इट क्लियर?
मतलब हमने सारे आइटम स्टार्ट टू एंड कंसिडर कर लिए, एडजस्टमेंट जितनी भी थी उनको डबल इफेक्ट दिया। यहाँ पर नई चीज़ क्या थी या नई भी नहीं थी, ये हमने ऑलरेडी पिछले सम्स में किए थे। 1 अप्रैल वाले आइटम्स को मैंने केवल एक इफेक्ट दिया, क्योंकि मेरे पास पिछले साल की बैलेंस शीट नहीं है या मैं पिछले साल की बैलेंस शीट नहीं बना रहा हूँ, तो 1 अप्रैल वाले आइटम्स को मैंने एक ही इफेक्ट दिया, उसको मैंने डबल इफेक्ट नहीं दिया। बट 31 मार्च में जो आइटम्स थे लाइक एडवांस सब्सक्रिप्शन था या सब्सक्रिप्शन ड्यू था, है कि नहीं, स्टॉक था 31 मार्च 2020 को, तो मैंने उनको सेकंड इफेक्ट दिया ऑन माय करंट ईयर बैलेंस शीट। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन पोस्टिंग एंड एडजस्टमेंट सॉल्व करके कंप्लीट हुआ। अब हमें करना क्या है, अब हमें बस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करना है, सरप्लस है या डेफिसिट है वो फाइंड आउट करना है, वो सरप्लस एंड डेफिसिट आपको कैपिटल फंड में एडजस्ट करना है एंड बैलेंस शीट को टैली करना है। तो ये काम मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, डू इट ऑन योर ओन। आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बैलेंस कैसे करते हैं वो आप सबको पता है, अब मैं बैलेंसिंग आपको नहीं सिखाऊंगा, वो सबको पता है। अगर डाउट है तो पिछले वाले सम्स को देखो कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर को कैसे बैलेंस करते हैं। इज इट क्लियर? तो बैलेंसिंग होने के बाद बस आपका आंसर इस आंसर के साथ या इस वीडियो के अगले पार्ट के आंसर के साथ मैच करो। तो अभी वीडियो को पॉज करो, बाद में आप पूरा सम सॉल्व करो, टैली करो एंड फिर इस वीडियो का अगला पार्ट देखो कि आपका आंसर सही है या नहीं। इज इट क्लियर? तो सबने अपने अकाउंट्स को क्लोज किया। अकाउंट्स को क्लोज करने पर सबको मिलना चाहिए सरप्लस 15,820, राइट? सबको 15,820 सरप्लस मिला है, तो वेरी गुड, इट इज अ करेक्ट आंसर। अब इस 15,820 सरप्लस का सेकंड इफेक्ट आपको मैंने कहां पर देने के लिए कहा था? कैपिटल फंड। तो सरप्लस को कैपिटल फंड में ऐड करो 15,820, तो कैपिटल फंड आपका बाहर बचेगा 1,86,760 एंड फाइनली आपका सबका बैलेंस शीट शुड गेट टैली एट 1,86,910। तो सबका बैलेंस शीट अगर 1,86,910 पे टैली हुआ तो वेरी गुड, राइट? इस सम को फिर से एक बार रिवाइज करो। कल हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल यानी कि सॉल्व्ड एग्जाम्पल में से 10th क्वेश्चन। तो उसे पढ़ो एंड उसका फॉर्मेट रेडी करो, उसके एडजस्टमेंट्स के लिए टिक मार्क करो एंड जितना पोस्टिंग या जितने एडजस्टमेंट हो सकते हैं उतने सॉल्व करके रखो। कल के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 10 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। तो उसका आप जितना सम सॉल्व कर सकते हो उतना खुद से ट्राई करो, राइट? तो मिलते हैं कल। हैव अ गुड डे, बाय, सी यू टुमारो।